हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने ड्यूटी के बारे में पढ़ लिया था। ड्यूटी, बेस पीरियड और डेल्टा के रिलेशंस के बारे में भी देख लिया था। सारा कुछ हम उसमें कवर कर चुके थे। अब देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि कैनाल के जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहां पे ड्यूटी का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, फैक्टर अफेक्ट ड्यूटी। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस पे 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो ड्यूटी को अफेक्ट करता है वो होता है टाइप ऑफ क्रॉप। टाइप ऑफ क्रॉप। आपको मैंने जब ड्यूटी पढ़ाई थी तब भी ये बताया था कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए ड्यूटी की वैल्यू अलग अलग होती है। ये बात हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो हमारा फॉर्मूला आया था अभी, जो लास्ट लेक्चर में हमने डेराइव किया था, वो क्या आया था आपके पास? डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था। ठीक है ना, क्लियर। अब देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है अपना टाइप ऑफ क्रॉप की। क्रॉप का जो अलग अलग टाइप होते हैं या अलग अलग क्रॉप होती है वो ड्यूटी को कैसे अफेक्ट करती हैं। देखो, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। मैंने दो क्रॉप ली। ये थी मेरे पास क्रॉप 1 और ये थी मेरे पास क्रॉप 2। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्रॉप मान भी लीजिए। यहाँ पे मैंने मान लिया वीट क्रॉप है और यहाँ पे मेरे पास राइस क्रॉप है। ठीक है, ये दो अलग अलग तरह की मेरे पास क्रॉप्स हैं। अब देखें, आपको पता है कि वीट क्रॉप का जो डेल्टा होता है, डेल्टा मींस क्या बताता है? डेल्टा बताता है उसके वाटर की डेप्थ को, जो उसको ग्रोइंग पीरियड में चाहिए। तो वीट की जो डेल्टा होता है वो होता है, आपको पता है, 30 to 40 और राइस का होता है 120। ये मैंने आपको शायद नहीं लिखाया, एक खोपची में यहाँ पे नोट कर लें, इस चीज को इधर बना लें। जो अपनी मेजर मेजर क्रॉप्स होती है उनके डेल्टा की वैल्यू बना लें आप। वीट का होता है हमारा 30 to 40 सेंटीमीटर, राइस का होता है आपका 120 सेंटीमीटर और शुगर केन का होता है आपका 120 सेंटीमीटर। ये एक दो बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, पूछे जा सकते हैं निकट भविष्य में, इसलिए याद रख लें। डेल्टा मींस जो टोटल वाटर डेप्थ उनको लाइफ टाइम में रिक्वायर्ड है उसको बताती है। क्लियर, उसको बना लेना। अब देखो, समझते हैं अपन, ये चीज समझ रहे थे। मैंने दो एग्जांपल लिए। पहला लिया मैंने वीट का एग्जांपल, गेहूं का, और दूसरा लिया मैंने राइस का एग्जांपल। अब आपको पता है वीट का जो डेल्टा होता है, मतलब इसको जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका डेल्टा कम है। कितना है? 30 to 40 सेंटीमीटर है। और अगर मैं बात करूं राइस की, तो राइस का डेल्टा कितना है? यहाँ पे 120 सेंटीमीटर है, मतलब इससे लगभग 3-4 गुना ज्यादा है ना। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बिहाफ पे देख लो या चाहे नॉर्मली देख लो, फॉर्मूले के बिहाफ पे अगर मैं यहां से ड्यूटी का डेरिवेशन निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू 8.64 बी बाय डेल्टा। ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। अब आप खुद समझदार हैं, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू को बढ़ाता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ड्यूटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे इतना ध्यान रख लेना कि बी की वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन बी की वैल्यू में या बेस पीरियड की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते, क्योंकि वीट का भी बेस पीरियड लगभग 180 दिन के आसपास होता है और राइस का भी 180-90 दिन के आसपास होता है। तो बी में तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन डेल्टा में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अगर यहाँ पे मैं 120 रखूंगा तो ड्यूटी की वैल्यू कम आएगी, अगर मैं यहाँ पे 30 to 40 रखूंगा तो ड्यूटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्लियर है ना। तो समझने वाली बात यह है कि अगर मैं वीट के बारे में देखता हूं तो वीट की ड्यूटी क्या होगी मेरे पास? ऑब्वियस, सॉरी, ज्यादा होगी। और अगर मैं राइस की बात करता हूं तो राइस की ड्यूटी क्या होगी मेरे पास? कम होगी। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं किसी कैनाल से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करता हूं, कितने दिन के लिए? बेस पीरियड के लिए, तो वीट का ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाएगी, दैट मींस उसकी ड्यूटी ज्यादा होगी, और राइस का कम एरिया इरिगेट कर पाएगी, दैट मींस उसकी ड्यूटी कम होगी। क्लियर है ना। ये बात सिंपल सी थी, आपको समझ में आ गई होगी। बनाइए इसको। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन, वो लिख लेना टेबल वहां पे, ये छोटी सी, ये पूछा हुआ है एक आध बार एग्जाम में। और भी होते हैं, देखो यहाँ पे और भी आपको कई किताबों में लिखे मिल जाएंगे। फोडर का दे रखा होगा, मक्का का दे रखा होगा, लेकिन वो कभी नहीं पूछे गए ना। इंपॉर्टेंट है, 3 मेजर क्रॉप्स होती है, इनका याद रख लेना बस। ठीक है ना। बाकी पढ़ने को तो दुनिया भर की किताबें पढ़ी है, दुनिया भर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन सारा कुछ पढ़ के पेपर थोड़ी निकलता है। लिमिट का पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया मेरे पास। दूसरा जो पॉइंट होता है दैट इज टाइप ऑफ सॉइल। अब सॉइल का टाइप कैसे अफेक्ट करता है ड्यूटी को, वो समझते हैं अपन। देखो, मैंने यहाँ पे सॉइल के दो टाइप लिए। पहला लिया मैंने हाई परमिएबल सॉइल,
हाई परमिएबल सॉइल, और दूसरा लिया मैंने लो परमिएबल सॉइल। क्लियर है? दो अलग अलग टाइप की सॉइल है मेरे पास, सेम क्रॉप को मैंने लगा रखा है, 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई आ रही है, अब उसमें अपने को ड्यूटी का कंपैरिजन करना है। अब देखो कैसे करते हैं। हाई परमिएबल सॉइल, दैट मींस परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। परमिएबिलिटी क्या होती है? सॉइल में से वाटर फ्लो होने की रेट या कैपेसिटी, वो होती है सॉइल की परमिएबिलिटी। अगर परमिएबिलिटी ज्यादा है दैट मींस उस सॉइल से ज्यादा स्पीड से या ज्यादा रेट से पानी फ्लो हो सकता है, ठीक है। और अगर लो परमिएबल सॉइल है, परमिएबिलिटी कम है, तो उसमें से धीरे धीरे पानी फ्लो होगा। जैसे कि एग्जांपल हाई परमिएबल सॉइल का होता है अपने पास सैंड, जो रेत होती है अपनी सिंपल, और लो परमिएबल सॉइल होती है अपनी क्ले, ठीक है। अगर आप सैंड के ऊपर पानी डालोगे, रेत के ऊपर पानी डालोगे, तो पानी फटाक से नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर आप क्ले के ऊपर पानी डालोगे, जो अपनी पोखर वगैरह की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो पानी धीरे धीरे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी कम है, ठीक है। अब देखो इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, ड्यूटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझते हैं हम। तो देखो दो कंडीशन है मेरे पास, दोनों कंडीशन में मैंने वाटर सप्लाई कितना कर रखा है? 1 क्यूमेक कर रखा है, ठीक है। अब 1 क्यूमेक मैंने वाटर सप्लाई किया, यहां पे पहले केस में मेरे पास हाई परमिएबल सॉइल है, तो हाई परमिएबल सॉइल के केस में क्या होगा? वाटर ज्यादा स्पीड से या ज्यादा रेट से नीचे जाएगा, और ज्यादा रेट से नीचे जाएगा तो सीपेज लॉस होने के चांसेस रहेंगे। और अगर सीपेज लॉस होना पक्का है तो हाई परमिएबल सॉइल के केस में सीपेज लॉस ज्यादा होंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो हाई परमिएबल सॉइल के केस में मेरे पास जो सीपेज लॉस होते हैं वो क्या होते हैं? सीपेज लॉस ज्यादा होते हैं। जबकि लो परमिएबल सॉइल में पानी बहुत धीरे धीरे नीचे जाता है, तो इस केस में सीपेज लॉस क्या होते हैं मेरे पास? कम होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अलग अलग 10-15 बातें एक साथ बोलनी नहीं है। मैं आइडेंटिकल केस लेके इन दोनों कंडीशंस के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं लगाने की जरूरत है। यहां पे सीपेज लॉस ज्यादा हो रहा है, किसके कंपैरिजन में हो रहा है? लो परमिएबल सॉइल के कंपैरिजन में हो रहा है। ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना यहां पे, ठीक है ना? क्लियर? अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें कम होता है किसके कंपैरिजन में? हाई परमिएबल के कंपैरिजन में। इसमें ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? लो परमिएबल के कंपैरिजन में, ठीक है ना? अगर सीपेज लॉस मेरे पास ज्यादा हो रहा है दैट मींस जो मैंने वाटर अप्लाइड किया था फील्ड में वो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, ठीक है। रूट जोन में इकट्ठा नहीं होगा, रूट जोन में इकट्ठा नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी जो क्रॉप है उसके काम में नहीं आएगा। मतलब मैंने पानी यहां से भेजा और मैक्सिमम वाटर मेरा नीचे चला गया। अब जैसे ही वाटर नीचे चला जाएगा तो आगे कम जाएगा, ठीक है। आगे कम जाएगा तो कम एरिया को इरिगेट कर पाएगा। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सीपेज लॉस कम है, पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा। अगर धीरे धीरे नीचे जाएगा तो ज्यादा एरिया को इरिगेट कर पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो हाई परमिएबल सॉइल के केस में मोर एरिया क्या हो सकता है? या ज्यादा एरिया क्या हो सकता है आपका? इरिगेट हो सकता है। जबकि इस केस में लेस, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है ना? हाई परमिएबल के केस में आपके पास लेस एरिया इरिगेट होगा, और यहां पे आपके पास ज्यादा एरिया मींस मोर एरिया इरिगेट होगा, ठीक है ना? अगर मेरे पास कम एरिया इरिगेट हो रहा है तो उस केस में मेरी ड्यूटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर ज्यादा एरिया इरिगेट हो रहा है तो उस केस में मेरी ड्यूटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। बनाए इसको, उसको बना ले, आगे चलते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट डालिए या थर्ड फैक्टर डालिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस। थर्ड फैक्टर है अपने पास क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखो क्लाइमेटिक कंडीशन दो होती हैं अपने पास मेनली, एक होता है समर, गर्मियां, और देन विंटर। दो मेरे पास अलग अलग केस हैं, दो अलग अलग कंडीशन है मेरे पास। इन दोनों कंडीशंस के बीच में ड्यूटी को कंपैरिजन करना है मेरे को, ठीक है ना? अब देखो समर के टाइम पे मेरा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि विंटर के केस में मेरा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कम होता है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी भारी बात बताई नहीं मैंने। अब देखो आपको ये चीज पता है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा वाटर स्टोर्ड है, ठीक है, या जो वाटर मैं अप्लाई कर रहा हूं उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना बात को? मैंने फील्ड में वाटर अप्लाई किया, मेरा 1 क्यूमेक वाटर आ रहा है,
ठीक है, उसको अप्लाई किया, या मेरा वाटर वाटर कोर्स में है, तो उस वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। जबकि विंटर के केस में टेम्परेचर मेरा कम है, तो इस केस में इवेपोरेशन मेरे पास क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इवेपोरेशन क्या हो रहा है मेरा? ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इवेपोरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। अब देखें, मैंने पानी लाया था 1 क्यूमेक, ठीक है, 1 क्यूमेक पानी ला रहा था, यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा हो गया, मतलब जो मैं 1 क्यूमेक पानी ला रहा था उसका ज्यादा पार्ट उड़ गया, मतलब कम पानी बचा मेरे पास। और यहाँ पे इवेपोरेशन कम हुआ, मतलब ज्यादा पानी बचा मेरे पास। देखो एक एग्जांपल लो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जैसे मैं 1 क्यूमेक वाटर ला रहा था, ठीक है ना, ड्यूटी में 1 क्यूमेक ही आता है ना, यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है वाटर का, तो ऐसा मानिए समर के केस में मेरे पास बचा ओनली 0.7 क्यूमेक। किसके बाद? इवेपोरेशन के बाद, ठीक है। जबकि विंटर के केस में इवेपोरेशन कम है, तो मेरे पास ज्यादा वाटर बचेगा। यहाँ पे मेरे पास बच गया लेट सपोज 0.8 क्यूमेक, ठीक है। अब तो सिंपल सी बात है, अगर 0.7 क्यूमेक वाटर रह रहा है तो कम एरिया इरिगेट करेगा, अगर 0.8 क्यूमेक वाटर रह रहा है तो ज्यादा एरिया इरिगेट करेगा। तो अगर कम एरिया इरिगेट हो रहा है तो ड्यूटी क्या हो जाएगी मेरी? कम हो जाएगी। और अगर ज्यादा एरिया सॉरी ज्यादा वाटर आ रहा है, ज्यादा एरिया इरिगेट होगा, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी मेरी? बढ़ जाएगी, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है? एक तरीके से लॉस है ना पानी का। जो हमारा काम का पानी आ रहा था, जो हमारा वाटर इरिगेट करना चाहिए था सॉइल को, वो इवेपोरेशन की वजह से उड़ गया, ठीक है ना। तो ज्यादा इवेपोरेशन कम पानी पहुंचेगा, कम इवेपोरेशन ज्यादा पानी पहुंचेगा फील्ड में, ठीक है ना। क्लियर? बनाए इसको। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो डालें आप, इफेक्टिव रेनफॉल। देखो इफेक्टिव रेनफॉल मैंने आपको पढ़ाई भी थी जब हाइड्रोलॉजी पढ़ाई थी, एक बार फिर से बता देता हूं। इफेक्टिव रेनफॉल, देखो रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये मेरा फील्ड है या मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो रही है? रेनफॉल हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है। ये मानिए आप यहाँ पे मेरे पास रेनफॉल हो रही है, और रेनफॉल को मैंने बोल दिया पी सेंटीमीटर मेरे पास क्या हो रही है? रेनफॉल हो रही है। अब देखिए आप कुछ समझदार हैं यहाँ पे, पी सेंटीमीटर जो रेनफॉल हो रही है, वो ऐसा तो है नहीं कि रेनफॉल मिट्टी के ऊपर गिर के और सारा की सारा रेनफॉल का पानी रूट जोन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा तो रूट जोन वाला ही पार्ट है ना, डेल्टा तो वो पार्ट है जो क्रॉप काम में ले रही है, ठीक है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेरे पास 20 सेंटीमीटर बरसात हुई और सारी की सारी बरसात मेरे पास क्रॉप के काम में आ गई या डेल्टा के रूप में स्टोर हो गई, नहीं हो सकता। यहाँ पे जो मेरे पास 20 सेंटीमीटर बरसात हो रही है, वो कुछ पार्ट रन ऑफ के रूप में बह जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन में उड़ जाएगा, कुछ पार्ट नीचे इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत पार्ट उसका क्या होगा? रूट जोन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हमें मतलब किससे? ओनली हमें रूट जोन वाले वाटर से मतलब है, क्योंकि रूट जोन वाला वाटर ही क्रॉप के काम में आता है, ठीक है ना। बचा कुचा हमारे लिए वेस्ट है, ठीक। अब देखिए इफेक्टिव रेनफॉल क्या होती है? टोटल रेनफॉल का वो वाला पार्ट जो कि क्रॉप्स के काम में आता है या जो कि रूट जोन में स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पी सेंटीमीटर बरसात हुई थी, इस पी सेंटीमीटर में से मैंने ऐसा माना कि पी इफेक्टिव जो रेनफॉल है वो रूट जोन में स्टोर हो गई। जैसे कि मेरे पास 10 सेंटीमीटर अगर बरसात हुई, तो इस 10 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर मेरी कहां पे स्टोर हो गई? रूट जोन में स्टोर हो गई। तो 2 सेंटीमीटर जो बारिश है उसको क्या बोलूंगा मैं? इफेक्टिव रेनफॉल बोलूंगा। क्लियर है ना ये बात? ठीक। अब देखते हैं आगे। तो इफेक्टिव रेनफॉल तो आपको समझ में आ गई होगी, मतलब टोटल रेनफॉल का वो पार्ट जो कि रूट जोन में स्टोर होता है और क्रॉप्स के काम में आता है, यूटिलाइज किया जाता है क्रॉप द्वारा, ठीक है। अब देखें आप समझे इस चीज को कि इफेक्टिव रेनफॉल हमारी ड्यूटी पे किस टाइप से अफेक्ट करती है। देखो मैं दो अलग अलग कंडीशन ले रहा हूं यहाँ पे, ये मेरे पास केस 1 है, ठीक है, और ये मेरा केस 2 है। क्लियर? केस 1 में मेरे पास जो इफेक्टिव रेनफॉल थी वो 0 थी, मतलब यहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल नहीं हुई मेरे पास। और दूसरा जो केस है मेरे पास, यहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल मेरे पास हो गई लेट सपोज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने कोई क्रॉप लगा रखी है, ठीक है, इस क्रॉप का डेल्टा कितना है? मैंने माना 30 सेंटीमीटर डेल्टा है इसका, ठीक है। और यही क्रॉप यहाँ लगा रखी है मैंने, इसका डेल्टा कितना है? यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है,
ठीक है। अगर मैं इफेक्टिव रेनफॉल को काउंट नहीं करता हूं, इफेक्टिव रेनफॉल वाला पार्ट में हटा देता हूं, तो ये जो 30 सेंटीमीटर वाटर है मैं किसकी हेल्प से प्रोवाइड करवाऊंगा? इरिगेशन की हेल्प से प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लियर है ये बात? तो लेकिन हुआ क्या अभी कि यहां पे इस केस 2 कंडीशन में मेरे पास इफेक्टिव रेनफॉल स्टोर हो गई, मतलब कि 10 सेंटीमीटर जो पानी है जो कि मुझे इरिगेशन से प्रोवाइड करवाना था, वो किससे मिल गया? हमें एनवायरमेंट से मिल गया, नेचर से मिल गया। तो यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर पानी हमें इरिगेशन से प्रोवाइड करवाना था, उसमें से 10 सेंटीमीटर पानी तो मुझे फोकट में मिल गया बरसात के रूप में। तो मैं यहाँ पे डेल्टा अब इरिगेशन से कितना प्रोवाइड करवाऊंगा? ओनली 30 माइनस 10 मींस 20 सेंटीमीटर प्रोवाइड करवाऊंगा। समझ में आई बात? मुझे 30 करवाना था, ठीक है, इरिगेशन से, लेकिन 10 मुझे फ्री फोकट में बरसात से मिल गया, तो मैं काई को 30 करवाऊंगा? मैं अब 20 ही करवाऊंगा ना, सिंपल सी बात है। अब आप कुछ समझदार हैं, अगर आपके पास 1 क्यूमेक वाटर आ रहा है, मतलब आप ऐसा मानिए आपके पास V डिस्चार्ज आ रहा है वाटर का, या V आपके पास वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। अब ये मेरे पास फील्ड है, इसका एरिया मेरे पास A है। क्लियर? अगर यहाँ पे मेरे 20 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाता हूं तो ज्यादा एरिया इरिगेट हो सकता है, और अगर मैं 30 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाऊंगा तो कम एरिया इरिगेट होगा, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू डेप्थ। ठीक है। इस पर्टिकुलर पहले केस में मेरे पास D की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, V मेरे पास सेम है, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा? कम हो जाएगा। जबकि इसमें देखूं तो D की वैल्यू कितनी है मेरे पास? डेप्थ कितनी है? ओनली 20 सेंटीमीटर है। अगर 20 सेंटीमीटर डेप्थ है, वॉल्यूम सेम है, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? कहने की बात यह है, अगर किसी पर्टिकुलर केस में मेरे पास इफेक्टिव रेनफॉल हो जाती है, तो उस केस में ड्यूटी जो है वाटर की वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना? बना ले आप इस चीज को। यहाँ पे ड्यूटी क्या है मेरे पास? ज्यादा होगी, और यहाँ पे ड्यूटी, सॉरी, यहाँ पे ड्यूटी आपकी कम होगी, और यहाँ पे ड्यूटी आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा बस माइंड लगा लेना अपना, और आराम से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। रटने का कोई सौदा नहीं है इसमें, रट सकते भी नहीं है आप इसको, आप इस चीज को समझ समझ के करें। ठीक है ना? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन पे पूछे जा चुके हैं। क्लियर? बना ले। ठीक है। अब हेडिंग डालिए आप, ड्यूटी एट वेरियस पॉइंट ऑफ कैनाल। देखो इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं कुछ जो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन उनको नहीं पढ़ेंगे। ये जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, मेजर फैक्टर थे, वो अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है ना? किताब अगर आप देखोगे तो आपको और 3-4 तरह के फैक्टर मिल जाएंगे, लेकिन खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, तो अपन उनको नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना? हेडिंग डालिए आप, ड्यूटी एट वेरियस पॉइंट ऑफ कैनाल। वेरियस पॉइंट्स ऑफ कैनाल। हाँ, तो देखिए ये मैंने एक कैनाल सिस्टम बना दिया है, कैनाल का लेआउट बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोई मेरे पास रिवर आ रही है, उस रिवर में से मेरे को कैनाल सिस्टम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? कोई डायवर्जन हेडवर्क बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। डायवर्जन हेडवर्क में मैंने यहाँ पे लेट सपोज वियर बना दिया। ठीक है। वियर बना दिया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एक कैनाल निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो गया होगा वियर की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट कैनाल निकाली, और इस फर्स्ट कैनाल में वाटर को रेगुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे हेड रेगुलेटर प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है। क्लियर? अब देखिए जो पहली पहली मेन कैनाल होती है अपनी, जो कि स्टार्टिंग कहां से करती है? डायवर्जन हेडवर्क से या हेड रेगुलेटर से, उसे क्या बोला जाता है? मेन कैनाल बोला जाता है। ठीक है। मेन कैनाल से जो और कैनाल निकलती है, दूसरी कैनाल निकलती है, उसे बोला जाता है ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल से फिर निकलती है मेरे पास मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलती है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर? ये सारी की सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं कैनाल में, तो मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में इनको नहीं बताऊंगा। ठीक है ना? और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से अपना निकलता है वाटर कोर्स। ठीक है। वाटर कोर्स को एक और नाम दिया जाता है, कई बार इसे फील्ड चैनल भी बोल दिया जाता है। क्लियर? देखिए अब आपको पता है कि जो वाटर कोर्स का हेड होता है उसे क्या बोला जाता है? आउटलेट बोला जाता है। इसे बोलते हैं अपन आउटलेट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं बता भी चुका हूं जब कैनाल पढ़ाई थी मैंने। क्लियर?
और वाटर कोर्स जो होता है वो क्या होता है, फार्मर के अंडर में आता है, ठीक है। हालांकि जो वाटर कोर्स होता है उसको कंस्ट्रक्ट तो रिलेवेंट डिपार्टमेंट करता है, जैसे कि अपना WRD है, ठीक है। WRD वाटर कोर्स को बनाएगा, लेकिन रहेगा किसके अंडर में, ये फार्मर्स के अंडर में रहेगा। मतलब एक बार डिपार्टमेंट इसको बना के किसान को सौंप देता है कि भाई तू संभाल इसको, ठीक है ना। वाटर कोर्स के हेड पे एक टाइप का छोटा रेगुलेटर लगा हुआ होता है, जिससे कि इसमें जाने वाले पानी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसे बोलते हैं अपन आउटलेट, ठीक। आउटलेट से पहले वाला जितना भी कैनाल सिस्टम है, जैसे माइनर, मेजर, ब्रांच और मेन, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, जो भी एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, जो भी कैनाल का डिपार्टमेंट है, उसके पास रहेगा। और आउटलेट के बाद वाला जो सारा की सारा एरिया है वो फार्मर्स के अंडर में रहता है। तो आउटलेट जो होता है इसे लास्ट बाउंड्री बोला जाता है रिलेवेंट डिपार्टमेंट की। जैसे WRD का कंट्रोल कहां तक है, ओनली आउटलेट तक है, आउटलेट के बाद फार्मर्स का कंट्रोल। क्लियर है, ये सारी की सारी बातें अपन अलग ही पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से पता होंगी। अब देखते हैं अपना मेन मकसद क्या है, कि ड्यूटी देखनी है अपने को कैनाल के अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना देता हूं, ठीक है। देखिए ये मैंने ए पॉइंट बनाया, ये मेरे पास ए पॉइंट है। ए पॉइंट किसके हेड पे है, मेन कैनाल के हेड पे। मेन कैनाल यहां से स्टार्ट हो रही है ना इस पॉइंट से, तो ये क्या हो गया, मेन कैनाल का हेड, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच कैनाल यहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैंने बना दिया पॉइंट बी, ये किसके हेड पे है, ब्रांच कैनाल के हेड पे। ये मैंने सी पॉइंट बना दिया, ये किसके हेड पे है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे है। ये यहाँ पे डी पॉइंट जो कि माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे है, और ये यहाँ पे ई पॉइंट जो कि वाटर कोर्स के हेड पे है। एंड नेक्स्ट एक एफ पॉइंट जो कि फील्ड के हेड पे है। क्लियर। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, अगर मैं DA लिखता हूं, तो DA क्या हो गई मेरे पास, ड्यूटी एट हेड ऑफ मेन कैनाल, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं DB लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी एट द हेड ऑफ ब्रांच कैनाल, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास DC हो जाएगा, डी हो जाएगा, DE हो जाएगा, और सेम एज डी क्या हो जाएगा आपके पास, F हो जाएगा। DF क्या होगा आपके पास, ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड। क्लियर, ये चीजें हो गई अपने पास। अब मुझे इन अलग अलग पॉइंट्स की ड्यूटी के बीच में कंपैरिजन करना है। मेरा मकसद क्या है कि ये जो अलग अलग पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जैसे ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, इनमें कंपैरिजन करना है कि किस पॉइंट पे ड्यूटी ज्यादा होगी, किस पॉइंट पे ड्यूटी कम होगी। इस चीज को समझने के लिए अपन दो पॉइंट का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ये लो जी, मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल के लिए मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट मैंने मान लिया बी और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया डी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट बी हो गया और एक पॉइंट डी हो गया। क्लियर। अब देखना, समझना इस चीज को ढंग से। पहली बात तो ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी मैंने आपको बताई थी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कैनाल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करता हूं, ठीक, तो वो जो 1 क्यूमेक वाटर है वो कितना एरिया इरिगेट कर सकता है, इसे क्या बोला जाता है, उस क्रॉप की ड्यूटी बोला जाता है। यही बात होती है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं बी पॉइंट पे ड्यूटी की, अगर मैं डीबी लिख रहा हूं, डीबी क्या है, बी पॉइंट पे ड्यूटी है। बी पॉइंट पे ड्यूटी का मतलब क्या है कि बी पॉइंट से 1 क्यूमेक डिस्चार्ज चलाया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं डी पॉइंट की ड्यूटी की, तो डी पॉइंट की ड्यूटी क्या है कि मैंने डी से 1 क्यूमेक डिस्चार्ज चलाया है। समझ में आ रही है ना बात। इसीलिए हर एक पॉइंट पे ड्यूटी अलग अलग होती है, ठीक। मैंने जब डेफिनेशन लिखाई थी तो आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ड्यूटी क्या हो रही है, मेरी अलग अलग हो रही है। क्लियर। अब देखें, अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूं, तो बी पॉइंट से मैंने अगर 1 क्यूमेक वाटर चलाया, ठीक, अगर मैं बी पॉइंट से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करता हूं, तो ये जो पानी है मेरे पास, ये कहां से होके जाएगा, ब्रांच कैनाल में आएगा पहले, फिर मेजर में जाएगा, फिर माइनर में जाएगा, फिर वाटर कोर्स में, और फिर फील्ड में। मतलब इसका जो रास्ता है फील्ड तक पहुंचने का वो बहुत लंबा है। और आपको सबको पता है कि कैनाल का जो वाटर जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा उसमें उतने ही ज्यादा लॉस होंगे। लॉस किसकी वजह से होते हैं अपने पास, एक तो सीपेज की वजह से लॉस हो सकते हैं, और दूसरा इवेपोरेशन की वजह से लॉस हो सकते हैं। अगर ये पानी मेरा यहाँ से चल के फील्ड तक आता है, लंबा रास्ता तय करता है, तो इसमें बहुत ज्यादा लॉस होंगे। तो यहाँ पे इस केस में मेरे पास अगर 1 क्यूमेक वाटर चला था बी पॉइंट से, तो वो लॉस होता होता मेरे पास लेट सपोज 0.7 क्यूमेक ही पहुंचा फील्ड तक, ठीक है ना। मतलब ये इतना रास्ता कवर करने के बाद फील्ड पे ओनली कितना पहुंचा, 0.7 क्यूमेक पहुंचा। क्यों, क्योंकि लॉस हो गई इसमें काफी सारे। अगर मैं बात करता हूं डी पॉइंट की, यहाँ पे ये जो डी पॉइंट प्रेजेंट है, अगर मैं डी पॉइंट से 1 क्यूमेक वाटर चलाता हूं,
ठीक है, तो ये डी पॉइंट वाला वाटर कितना रास्ता तय करेगा, ओनली माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स वाला रास्ता तय करेगा। तो इसमें लॉस जो होंगे वो बी पॉइंट वाले वाटर के कंपैरिजन में क्या होंगे, कम होंगे ना, क्योंकि बी पॉइंट से जो वाटर चला था उसने ज्यादा लंबा रास्ता तय किया था, और जितना लंबा रास्ता तय करेगा उसमें उतने ही ज्यादा लॉस होंगे। तो बी पॉइंट से जो पानी चला था वो तो कम पहुंचा था 0.7, जबकि डी पॉइंट से जो पानी चलेगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि इसमें इसके कंपैरिजन कम लॉस हुए हैं। ठीक है, तो डी पॉइंट से जो मेरे पास 1 क्यूमेक वाटर मैंने चलाया था वो कितना पहुंच गया, लेट सपोज 0.85 क्यूमेक पहुंच गया फील्ड तक। ठीक है ना, अपन मेजर कहां कर रहे हैं, फील्ड पे कर रहे हैं। क्लियर, अब आप कुछ समझदार हैं, अब आप देख सकते हैं अगर बी पॉइंट से मैंने 1 क्यूमेक वाटर चलाया था तो फील्ड पे ओनली वो 0.7 क्यूमेक पहुंचा, और अगर 0.7 क्यूमेक पहुंचा मतलब कम पानी पहुंचा तो कम एरिया को इरिगेट कर पाएगा, और अगर कम एरिया को इरिगेट कर पाएगा तो ड्यूटी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। सिंपल सी बात है, अगर मैंने डी पॉइंट से पानी चलाया था 1 क्यूमेक और वो ज्यादा पहुंचा है, लेट सपोज 0.85 क्यूमेक पहुंचा है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा है ना, तो इसके कंपैरिजन में अगर ज्यादा पानी पहुंच रहा है तो ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाएगा, और ज्यादा एरिया इरिगेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ड्यूटी क्या होगी मेरी, ज्यादा होगी। तो ये लो जी, ड्यूटी क्या हो गई मेरी, ज्यादा हो गई। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, यहां से क्या रिलेशन आ गया कि बी पॉइंट पे जो ड्यूटी है वो डी पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, कम है। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, अब दूसरी बात अपन देखें यहां पे सिंपल सा, अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कंपैरिजन करूं तो ए पॉइंट से अगर मैं 1 क्यूमेक वाटर चलाऊंगा तो उसको ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, और बी पॉइंट वाले को कम रास्ता तय करना पड़ेगा। अपन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं ओनली, तो सबसे ज्यादा रास्ता किसको तय करना पड़ा, ए पॉइंट से चलने वाले वाटर को। ठीक है ना, तो ए पॉइंट से चलने वाले वाटर में सबसे ज्यादा लॉस हुए, सबसे ज्यादा लॉस हुए मतलब फील्ड पे सबसे कम पानी पहुंचेगा, और सबसे कम पानी पहुंचेगा तो कम एरिया इरिगेट करेगा, कम एरिया इरिगेट करेगा तो ड्यूटी कम होगी। ठीक है ना, तो बात यह है कि ए पॉइंट की जो ड्यूटी होती है कैनाल पे, मतलब कि मेन कैनाल के हेड पे जो ड्यूटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे मैं फील्ड की साइड चलता जाऊंगा ड्यूटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनको कम रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, कम रास्ता ट्रेवल करेंगे कम लॉस होंगे, कम लॉस होंगे तो फील्ड पे ज्यादा पानी पहुंचेगा। ठीक है, सारा की सारा एक साथ मिक्स है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, की पॉइंट क्या है कि जितना लंबा रास्ता उतने ज्यादा लॉस, जितने ज्यादा लॉस उतना कम पानी फील्ड पे पहुंचेगा, जितना कम पानी फील्ड पे पहुंचेगा उतना कम एरिया इरिगेट करेगा, और जितना कम एरिया इरिगेट करेगा उतनी कम ड्यूटी होगी। क्लियर है ना, तो सबसे कम ड्यूटी किसकी, ए पॉइंट की। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहूं, देखो आप इसको बना लो, अगर बनाना है तो पॉज करके इसको हटा रहा हूं मैं इसको यहां से। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूं तो सबसे कम ड्यूटी किसकी, ए पॉइंट की। ठीक है ना, तो डी ए क्या होगा मेरे पास, सबसे कम होगा। बी आऊंगा तो ए से ज्यादा होगी, तो ये हो गई ये लो जी डी बी। क्लियर है ना, सॉरी उल्टा लग गया साइन, हाँ जी ये। ठीक है, सी पॉइंट पे आऊंगा तो सी की ड्यूटी बी से भी ज्यादा, तो ये लो। ठीक है, डी पॉइंट पे आऊंगा तो उसकी सी से ज्यादा, ऐसे ही मेरे पास चलता रहेगा, डी ई डी एफ। ये बात आपको होप समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार 5-7 मिनट पीछे ले जाएं, वीडियो को वापस देख लें, है ना, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, अभी तक पूछे जा चुके हैं इस पे से क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कैनाल सिस्टम में किस पॉइंट की ड्यूटी सबसे ज्यादा होती है, या किस पर्टिकुलर जगह पे ड्यूटी सबसे ज्यादा होती है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना यहाँ पे, एफ पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी, मतलब फील्ड का जो हेड होता है उस पे सबसे ज्यादा ड्यूटी होती है। क्यों होती है, देखो यहां से अगर मैं 1 क्यूमेक वाटर चला रहा हूं तो फील्ड में ही गया ना वो सीधा की सीधा, इसमें तो लॉस हुए ही नहीं। ठीक है ना, अगर इसमें लॉस हुए ही नहीं तो ज्यादा पानी फील्ड में पहुंचा, ज्यादा पानी फील्ड में पहुंचा, ज्यादा एरिया इरिगेट, ज्यादा एरिया इरिगेट तो ज्यादा ड्यूटी। ठीक है ना, तो मैक्सिमम ड्यूटी किसकी होगी, फील्ड के हेड वाले पॉइंट की। ठीक है ना, और मिनिमम ड्यूटी कहां पे होगी, मेन कैनाल के हेड पे। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। क्लियर, तो ड्यूटी एट हेड ऑफ मेन कैनाल ये क्या होती है मेरी, मिनिमम होती है। ठीक है, और ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड ये क्या होती है मेरी, मैक्सिमम होती है। क्लियर, ये बना लें आप एक बार, फिर एक दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कर लेंगे अपन। ठीक, देखो हालांकि बोर्ड काफी भर गया है लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए कहां कहां से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा मैक्सिमम मिनिमम कौन कौन से होते हैं, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखो अगर मैं
ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं हेड रेगुलेटर से फील्ड की साइड में जाता हूं तो ड्यूटी मेरी बढ़ रही है घट रही है? अगर मैं हेड रेगुलेटर से फील्ड कैनाल की तरफ जाता हूं या फील्ड की तरफ जाता हूं तो मेरी ड्यूटी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर मैं फील्ड से हेड रेगुलेटर की तरफ जाता हूं तो मेरी ड्यूटी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे घटती जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, ये बना लिया, हटा दूं मैं इसको। एक इंपॉर्टेंट मेरे पास पॉइंट आता है। पॉइंट क्या है कि आउटलेट पे जो ड्यूटी होती है, मतलब ई पॉइंट की जो ड्यूटी है, उसको एक स्पेसिफाइड नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ठीक है, याद रखना, एक आध बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है? ड्यूटी एट आउटलेट। और आउटलेट पे अगर ड्यूटी बात करूं तो मैं कितनी है अपने केस में? डीई है, ठीक है ना। तो आउटलेट जो है या फील्ड कैनाल या वाटर कोर्स का जो हेड है उस पे ड्यूटी को क्या बोला जाएगा? आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोला जाएगा। इसमें आप और लिख सकते हैं ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड कैनाल या वाटर कोर्स। तीनों लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले समय में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि फील्ड कैनाल पे जो ड्यूटी होती है उसे क्या बोलते हैं, या आपसे पूछ सकता है वाटर कोर्स के हेड पे जो ड्यूटी होती है उसे क्या बोलते हैं, या आपसे पूछ सकता है कि आउटलेट के हेड पे आउटलेट पे जो ड्यूटी होती है उसे क्या बोलते हैं। तो नाम क्या है अपना? सिंपल, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। क्लियर है ना, बना ले इसको। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही यहां से पूछे गए हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में, तो वहां पे आप जाके देख लें। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू। क्या बकैती कर रहे हो रे?